Let's start with verification of capital and liabilities. First of all, capital. First of all, क्या क्या चेक करेंगे? ओपनिंग बैलेंस विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ओपनिंग बैलेंस को टैली कर देंगे। कैपिटल में तो यही करने का। अब इंक्रीजिंग कैपिटल हुआ तो क्या होगा? इंक्रीजिंग कैपिटल तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, इंक्रीजिंग कैपिटल के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चेक करो। अब ऑथराइज कैपिटल में इंक्रीज है तो एमओ ऑफर एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक करो, या फिर आरओसी में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो चेक करो। अगर पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ा है, पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ा है, तीन चीजें, प्रोस्पेक्टस, बैंक स्टेटमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर ऑथराइज कैपिटल है तो एमओ एंड आरओसी, पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ा है तो प्रोस्पेक्टस, बैंक स्टेटमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट। कैपिटल में दो ही चीजें, ओपनिंग बैलेंस विद प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर इंक्रीज है तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर ऑथराइज कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आरओसी में जो डॉक्यूमेंट्स है, पेड अप शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज हुआ तो प्रोस्पेक्टस, बैंक स्टेटमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया कैपिटल कंटेंट। नाउ कैपिटल एडिक्वेसी में दो चीज है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज में दो चीज है। स्ट्रेस टेस्टिंग करनी पड़ती है एप्लीकेबल टू ऑल कमर्शियल बैंक्स, जो भी कमर्शियल बैंक्स है उन पे स्ट्रेस टेस्टिंग एप्लीकेबल है। एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, उस पर स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं लगता। अब बेसल थ्री फ्रेमवर्क एक ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है। बेसल थ्री फ्रेमवर्क इज अ ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, इट इज अ ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। इट एम्स एट इट एम्स एट एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द शॉक्स, इकोनॉमिक शॉक्स जो आते हैं उसको अब्सॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है। सो इंप्रूविंग द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू अब्सॉर्ब शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस रिस्पेक्टिव ऑफ रीजंस thereof. Second point है risk management and governance practices. So improving risk governance and risk management and governance practices. Uh, risk management और governance practices को improve करने का बात है। And third, strengthening banks transparency and disclosure standards. Strengthening the banks transparency and disclosure standards. So कैपिटल एडिक्वेसी में दो चीजें है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्ट्रेस टेस्टिंग, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स। एंड सेकंड इज बेसल थ्री फ्रेमवर्क, इट इज अ ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, इट एम्स एट एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक शॉक्स। Second, improving the risk management and governance practices. And the third is strengthening the bank's transparency and disclosure standards. चलो कैपिटल एडिक्वेसी डन। नाउ विल गो एट रिजर्व्स एंड सरप्लस। इतना ही करना है अपन को, शांति से करेंगे, मस्त करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहला क्या है? वेरीफाई द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है उसको वेरीफाई कर दो, फिजिकल वेरीफाई प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कर दो, वो खत्म, पहला पॉइंट। Second, stat reserves and share premium should comply with the legal requirements. In the case of statutory reserves and share premium, ensure compliance with the legal requirements. चलो वो भी डन। Transfer of prescribed percentage to reserve funds, ट्रांसफर ऑफ प्रिस्क्राइब परसेंटेज टू रिजर्व फंड हो जाना चाहिए। एंड इफ एग्जाम्पशन इज गिवन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। सो ये पॉइंट क्या है? एग्जामिन वेदर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्निंग लेजिस्लेशन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ द प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व फंड हैव बीन कंप्लाइड विद। In case the bank has been granted exemption from such transfer, the auditor should examine the relevant documents granting such exemption. अगर exemption मिला है तो वो जो exemption के लिए documents है वो properly check कर लो तो खत्म बात। And the fourth one is appropriation from share premium, legal requirements को comply करना चाहिए। So examine whether the appropriation from share premium account conform to the relevant legal requirements. So चार point है, verify the opening balance, जो भी ओपनिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वेरीफाई कर दो। सेकंड, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एंड शेयर प्रीमियम शुड कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एंड द शेयर प्रीमियम शुड कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर prescribed percentage to the reserve fund, and if exemption is given, if exemption regarding the transfer is given, then the proper documentation should be done. Fourth one is appropriation from share premium, it should be legally complied with legal requirements. So then 4 points reserves and surplus के डन हो गए। now डिपोजिट्स थोड़ा मेन है। करंट एंड सेविंग्स अकाउंट, टर्म डिपोजिट्स डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसीज। अब करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स के डिपॉजिट में क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। सो पहला तो केवाईसी नॉर्म्स। सो वेरीफाई एंड सैंपल बेसिस करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ओपन ड्यूरिंग द, जो भी नए अकाउंट खुले उसके लिए केवाईसी नॉर्म्स। न्यू अकाउंट ओपनिंग हुआ है तो उसके लिए केवाईसी नॉर्म्स देख लो। सेकंड, बैलेंस, चेक द बैलेंसेस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स। सो वेरीफाई द बैलेंसेस इन इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑन सैंपल बेसिस, बैलेंस कंफर्मेशन कर दो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, बैलेंस कंफर्मेशन पीरियोडिकली हुआ है कि नहीं वो देख लो। डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, एडवांसेस में शो हुआ है कि नहीं। देख चार पॉइंट है। हाँ, पहले चार पॉइंट सबसे इजी है। पहला तो केवाईसी नॉर्म, जो नया अकाउंट आया उसका केवाईसी नॉर्म। इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंसेस चेक करो, वो पीरियोडिकली चेक हुआ है कि वो देखो। फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर्ली कैलकुलेट हुआ है वो।
और फिफ्थ पॉइंट है कि डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है तो वो एज एन एडवांस शो हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। नाउ सिक्स इनऑपरेटिव अकाउंट के लिए, सो इनऑपरेटिव अकाउंट कब बनता है, जब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता 2 साल के लिए। ये चेक करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई एरिया ऑफ फ्रॉड है, इसको सैंपल बेसिस पे चेक करो। और अगर कोई भी इनऑपरेटिव अकाउंट रिवाइव हो रहा है तो उसको प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू ही रिवाइव हो रहा है वो देखने का, वो देख लेने का ऑडिटर को। सो 6 पॉइंट, पहले 4 एकदम इजी है। नया नया अकाउंट ओपन हो तो केवाईसी नॉर्म्स के साथ कंप्लाई हुआ है कि नहीं। फिर इंडिविजुअल अकाउंट्स को चेक करो, उसको पीरियोडिकली करो, उस पर इंटरेस्ट लगा है कि नहीं वो देख लो। अगर एडवांसेस है तो अगर डेबिट बैलेंस इज ऑफ करंट अकाउंट है तो उसको एडवांसेस में शो किया गया है, ना कि उसमें शो किया गया है। एंड द 6 पॉइंट इज ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स। इनऑपरेटिव अकाउंट्स में 4 पॉइंट है। इनऑपरेटिव अकाउंट्स कब बनता है, जब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है 2 साल के लिए, उसको चेक करो, सैंपल बेसिस पे करो। वो क्यों करना है, क्योंकि वो एक हाई एरिया ऑफ फ्रॉड है। और लास्ट, रिवाइवल ऑफ क्लोज अकाउंट प्रॉपर अथॉरिटी के साथ होना चाहिए। चल, नाउ टर्म डिपोजिट्स में क्या है, टर्म डिपोजिट में ना पहले 3 पॉइंट फिक्स डिपॉजिट किया है, लास्ट के 2 पॉइंट रिकरिंग डिपॉजिट किया है। तो पहला पहला फिजिकल वेरीफाई करो, जो सर्टिफिकेट नंबर है वो उसके साथ प्रॉपरली वेरीफाई कर दो। सो एग्जामिन वेदर द डिपॉजिट रिसिप्ट्स एंड कैश सर्टिफिकेट्स आर इशूड सीरियली एंड ऑल ऑफ देम आर अकाउंटेड all of them are accounted serially इन द रजिस्टर। मतलब जो फिजिकल वेरिफिकेशन करो, सर्टिफिकेट नंबर प्रॉपर है रजिस्टर के साथ वेरीफाई कर लो। सेकंड, करेक्ट इंटरेस्ट लागू है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सादामा एफडी वाला करेक्ट इंटरेस्ट बल्क एफडी से तो ₹2 करोड़ और मोर की अगर एफडी है तो उस पर बल्क 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 इंटरेस्ट लगता है। मतलब उस पर इंटरेस्ट रेट अलग लगता है, क्योंकि इतना सारा पैसा आप जमा कर रहे हो एफडी में, तो उसमें शायद इंटरेस्ट रेट अलग हो, तो वो प्रॉपर्ली चेक करो। और क्लोजर बिफोर मैच्योरिटी फोर क्लोजर पेनल्टी प्रॉपर्ली चार्ज। मतलब अगर मैच्योरिटी के पहले एफडी को वो इन्वोक कर रहा है कि भाई मुझे पैसे दे दो, तो उसके उसके ऊपर फोर क्लोजर पेनल्टी लगती है, तो वो प्रॉपर्ली चार्ज हुई कि नहीं। सो 3 पॉइंट एफडी के फिक्स डिपॉजिट के, पहला फिजिकल वेरिफिकेशन करो। सेकंड, करेक्ट इंटरेस्ट बल्क एफडी, ₹2 करोड़ और मोर के एफडी है तो उस पर करेक्टली इंटरेस्ट चार्ज हुआ है कि नहीं। थर्ड, क्लोजर बिफोर मैच्योरिटी फोर क्लोजर पेनल्टी प्रॉपर्ली चार्ज। अगर मैच्योरिटी के पहले ही वो क्लोज हो रहा है तो उसके ऊपर फोरक्लोजर पेनल्टी लगी है या नहीं, वो चेक कर लेने की। फोर्थ, न्यू रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है, न्यू अगर वेरीफाई रिकरिंग डिपॉजिट, अगर जो नई नई रिकरिंग डिपॉजिट आई है उसको वेरीफाई कर दो। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्ली चार्ज हुआ है कि नहीं। सो 5 पॉइंट, पहले 3 एफडी के, लास्ट के 2 आरडी के। पहला फिजिकल वेरिफिकेशन करो। सेकंड, बल्क एफडी पे जो इंटरेस्ट लगा है वो प्रॉपर्ली लगा है कि नहीं। क्लोजर बिफोर मैच्योरिटी है तो फोर क्लोजर पेनल्टी प्रॉपर्ली लगी है या नहीं। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है कि नई रिकरिंग डिपॉजिट आई है तो उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई किया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो, डिपॉजिट्स डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसीज, वेरीफाई एफसीएनआर अकाउंट। अगर जो जो नए नए एफसीएनआर अकाउंट खुले उसको वेरीफाई करो। परमिसेबल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स शुड बी एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। Verify on sample basis permissible credits and debits in FCNR accounts as per the RBI guidelines. ये जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कन्वर्टेड टू इंडियन इंडियन रुपी हुआ है या नहीं बाय एचओ, हेड ऑफिस ने उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया है कि नहीं, वो चेक करने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 360 डेज के उस हिसाब से ही चेक होगा। और अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हैज टेकन, एग्जामिन वेदर एनी रिजल्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज हैज बीन टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो वो पीएनएल अकाउंट में लेगा कि नहीं, वो देखने का। सो डिपॉजिट्स डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसीज, 5 पॉइंट है। वेरीफाई एफसीएनआर अकाउंट, जो भी नए नए खुले हैं वो। परमिसिबल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स शुड बी डन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। कन्वर्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कन्वर्टेड टू इंडियन रुपीज बाय हेड ऑफिस और इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो उसको पीएनएल में ले गया कि नहीं, इंटरेस्ट रेट 360 डेज के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए। सो 5 पॉइंट, वेरीफाई एफसीएनआर अकाउंट, जो भी नए नए आए हैं। परमिसिबल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हुए हैं, कन्वर्टेड टू इंडियन रुपीज एट द रेट बाय एचओ। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो एचओ ने कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में डाले हैं। फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज और डिक्रीज टेकन टू पीएनएल अकाउंट, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ वो पीएनएल अकाउंट में ले गया है। और लास्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट रेट 360 डेज के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। अब बिल्स पेबल में टाइम पास है, वो फालतू का चीज है। इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर होने चाहिए, रेलेवेंट रजिस्टर्स बनाने होने चाहिए, करस्पॉन्डेंस विद अदर ब्रांचेस, वो ठीक है, टाइम पास है। नाउ कंटिजेंट लायबिलिटीज में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ऑडिट अप्रोच, दो चीज है। नाउ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स
क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा. सो ये है ना गोखने के जो गोखने वाला है. सो क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स. क्लेम्स अगेंस्ट बैंक्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स. सेकंड, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो भी पार्टली पेड, जो अपन ने फुल्ली पेड अप कैपिटल ले नहीं लिया दूसरी कंपनी का, तो जो लायबिलिटी अराइज हो रही है जो वो इन्वेस्टमेंट में, तो वो भी डिस्क्लोज करना है. सो लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स. थर्ड, लायबिलिटी ऑन अकाउंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स. जो भी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उसके अकाउंट पे जो लायबिलिटी बढ़ी हुई है उसको भी डिस्क्लोज करना है. गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन इंडिया or outside India, acceptances, endorsements, and other obligations, other items for which the bank is contingently liable. So, ये पॉइंट है ना गोखने के. So, claims against banks not acknowledged as debts, liability for partly paid investments, liability on account of outstanding forward exchange contracts, guarantees given on behalf of constituents in India or outside India, acceptances, endorsements, and other obligations. And the last point is other items for which the bank is contingently liable. अब ऑडिट अप्रोच क्या क्या है इसमें. सो पहले 3 पॉइंट है ऑफ बैलेंस शीट आइटम, फिर 3 पॉइंट है कंटिजेंट लायबिलिटी के, और लास्ट के 2 पॉइंट है स्पेसिफिक पॉइंट. सो फर्स्ट, ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड, ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड, वो कंप्लीटनेस को चेक करता है. ट्रांजेक्शंस एंटर्ड should be after the due procedures have been taken place. All off balance sheet transactions have been entered into after following the due procedure. मतलब ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है. सो ऑल ट्रांजेक्शंस अकाउंटेड आर कंप्लीटेड, मतलब सब कंप्लीटली अकाउंट हुआ है. सेकंड, ट्रांजेक्शन एंटर्ड आफ्टर ड्यू प्रोसीजर, जो भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स एंटर किए गए हैं वो ड्यू प्रोसीजर के ध्यान में रखे हुए एंटर किए गए हैं. थर्ड पॉइंट, ऑल ट्रांजेक्शन सपोर्टेड बाय अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन जो है उसका एक एविडेंस पड़ा हुआ है. सो this should be supported by documentation. 3 पॉइंट है completeness, procedure and documentation. फिर contingent liability के पॉइंट्स आते हैं. और contingent liabilities properly disclose हुआ है, creation of provision हुआ है या नहीं, और valuation as per AS29. So the estimated amounts of financial effect financial effect of the contingent liabilities are based on the best estimates in terms of AS29, including consideration of the possibility of any reimbursement valuation as per AS29. और अगर बैंक डायरेक्टर की जो गारंटी है, so in case of guarantees issued on behalf of the bank's directors, the bank has taken appropriate steps to ensure that adequate and effective arrangements have been made so that the commitments would be met out of parties' own resources and that the bank will not be called upon to grant any loan or advances to meet the liability consequent upon the invocation of the said. And the 8th point is possibility of outcome is remote. तो मैनेजमेंट के जस्टिफिकेशन के हिसाब से उसके लिए कर दिया. So such contingent liabilities which have not been disclosed on account of the fact that the possibility of their outcome is remote include the management for reaching such a decision in respect. तो चेक क्या करना है, मतलब अगर कोई भी ऐसी ये जो वाली रिमोट वाली जो होती है ना, रिमोट पॉसिबिलिटी कि ये आना ही नहीं वाला, तो वो अपन डिस्क्लोज नहीं करते, तो उसमें मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन है, तो उसमें केयरफुल रहने का, बस उतना बोला गया. सो ऑडिट अप्रोच में 8 पॉइंट, पहले 3, दूसरे 3, लास्ट के 2. सो पहले दिन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो जा प्रॉपर्ली कंप्लीटली डिस्क्लोज होने चाहिए. फिर प्रॉपर प्रोसीजर के साथ डिस्क्लोज होने चाहिए एंड अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. फिर कंटीजेंट लायबिलिटी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होने चाहिए. अगर जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी है उसके सामने प्रोविजन क्रिएट कर देना चाहिए एंड वैल्यूएशन एज पर AS29 होना चाहिए. देन लास्ट के 2 पॉइंट बैंक्स डायरेक्टर्स की गारंटी वाला पॉइंट है एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम इज रिमोट. उसमें मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन होता है, तो उसको केयरफुली करना चाहिए. थैंक यू.